Welcome back, my dear student. Welcome to my YouTube study channel. और thanks a lot for watching my videos. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. बोर्ड पे काफी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम यहाँ तीन खास पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो पार्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब ये तीनों तरह के सब्सटेंस होते क्या हैं, इसको समझते हैं. इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर मेरा देख लिया होगा जिसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ टर्म्स स्टडी की थी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करती हैं. अब वो मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने डिस्कस किया था वही मैग्नेटिक मटेरियल्स की हम यहां बात कर रहे हैं. वो बेसिकली थ्री टाइप्स के हैं, जिनमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज सुरेंद्र बुक्कल, योर फिजिक्स ट्यूटर. सो डियर स्टूडेंट, आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या? Diamagnetic substance are those substance which are feebly repelled by the magnetizing field. यानी हम उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो मटेरियल रिपेल होते हैं, वेदर इट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ओके, यहां पे भी आप देख पा रहे हो दोज मटेरियल which shows feebly मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ये मैग्नेट से फीबली रिपेल होंगे, और खास करके इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीक पार्ट की तरफ रिपेल होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा. सो दीज आर दी मैग्नेटिक मटेरियल्स. और अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की इनकी बात करें, रिलेटिव परमेबिलिटी आपने स्टडी किया था, तो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर है जीरो से, बट जीरो से बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं है, बिल्कुल 1 से कम है. ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 रिलेटिव परमेबिलिटी की इसकी जो वैल्यू है. और अगर हम बात करें चाइएम, जिसको आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा था, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था आपको याद होगा? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज. सो चाइएम की जो वैल्यू है वो स्मॉल नेगेटिव है, दैट मीन्स -1 से ज्यादा है बट 0 से कम है. -1 से ग्रेटर देन इक्वल है बट लेस देन 0 है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव. नेक्स्ट कम टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? विच शोज मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दोज मटेरियल विच शोज फीबली मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से थे? जो अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपने आप को क्या करते थे? मैग्नेटाइज करते थे, बट दे विल मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. These are feebly attracted by the magnets. ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, नो डाउट. They will move from weaker part to the stronger part of magnetizing field. For example, manganese, aluminium, chromium, platinum, sodium, copper chloride, ठीक है, etc. और जो म्यू आर की वैल्यू है वो स्मॉल पॉजिटिव है, या कह सकते हैं कि भाई इसमें 1 से ग्रेटर है बट बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं कह सकते. 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन कोई नंबर है जो स्मॉल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो म्यू आर की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1 बट
बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं कह सकते। इसी तरीके से चाई की जो वैल्यू बात करें, चाई की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होगी, यहाँ पे 0 से ग्रेटर है बट एप्सिलॉन से कम है, यानी ये जो वैल्यू है ये स्मॉल पॉजिटिव है। चाई एम की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव एक केस में है और वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, याद रखना, ठीक है, बाकी दोनों केस में पॉजिटिव मिलेगी। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दोज मटेरियल विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेवियर है बट स्ट्रॉन्ग हो गया अब यहाँ पे। दे विल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ये अपने आप को मैग्नेटाइज करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, strongly attracted by the magnets and they will tend to move from weaker part to stronger part of the magnetizing field, यानी वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिन, गैडोलिनियम होता है एक मटेरियल, ठीक है, एल्निको एक ये एलॉय है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। और इसी तरीके से म्यू आर की वैल्यू जो है हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1000। सिमिलरली चाई एम की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 1000। और ये आपको वैसे भी पता होगा, रिलेशन हमने पढ़ा था, चाई एम इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू आर, सॉरी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। सो म्यू आर की जो वैल्यू है वो चाई एम से 1 ग्रेटर है, तो थाउजेंड्स में होती है इनकी वैल्यू। बेसिकली ये तो हमने जनरल इनका डिफरेंस स्टडी किया, ठीक है। एक डिफरेंस और हम अगर बात करें, बुक में पूरा दे रखा है, टेम्परेचर का इफेक्ट की अगर बात करें तो इस पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट जनरली नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इसकी पूरी टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस टेबल में आप देखिए कि डिफरेंस बहुत सारे हैं और स्मॉल स्मॉल डिफरेंस जो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएंगे, तो एक बार उनको अपने लेवल पे जो है सेल्फ स्टडी करके देख लेना, ठीक है। मेन जो डिफरेंस था वो ये था। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है इनकी ओरिजिन, ठीक है, किस तरीके से है वो हम डिस्कस करते हैं। सो ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म अगर हम बात करें, कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने स्टडी किया था, तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है लाइक कॉपर, लेड, इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो हमने स्टडी किया है कि अकॉर्डिंग टू बोर मैग्नेटॉन आपने स्टडी किया था, उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से ये एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है वो इक्वल तो होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिनके चलते ये क्या करता है कि इनका जो डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है, जब तक हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तक उसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं किया गया तब तक उनका डायपोल मोमेंट जो बना है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेयर में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही हैं उनका डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। बट व्हेन दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, उस केस में क्या होता है कि जो इनकी वेलोसिटी है, जैसे मान लिया इस इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी बाय डेल्टा वी, और इसकी जो वेलोसिटी है इट इज इंक्रीज बाय द डेल्टा एम। इन द सेम वे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है दिस विल बी रिड्यूस्ड बाय डेल्टा एम एंड इट्स डायपोल मोमेंट विल बी इंक्रीज बाय डेल्टा एम, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो रहा है, इनका जो डिफरेंस अगर हम बात करेंगे, इनका डायपोल मोमेंट अपोजिट तो है बट जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी टू डेल्टा एम, ठीक है, इनका डिफरेंस हम लेके देखेंगे वो कितना होगा, 2 डेल्टा एम, एंड दैट डायपोल मोमेंट विल बी एक्टेड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, फीबली रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, सो ये है ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ठीक है।
यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे m प्लस डेल्टा m माइनस डेल्टा m, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2 डेल्टा m। सो दीज मटेरियल्स आर feebly repelled by the magnetizing field. Okay, so let's now discuss the origin of paramagnetism. In case of some magnetic materials, those are paramagnetic in their behavior. Their dipole moment of individual atoms or molecules is non-zero. जैसे यहां पे देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल एटम्स मैंने बनाए हैं एक स्पेसिमेन के अंदर। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। जैसा हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर स्टडी किया था कि वहां पे क्या था कि जो मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स का डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम्स का क्या था? जीरो था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था। यहां कुछ और सिचुएशन है, यहां डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल की जीरो नहीं है। अकॉर्डिंग टू लैंगविन ये डायपोल मोमेंट जीरो इसलिए नहीं है, हो सकता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या हो सकता है कि इनके स्पिन कैंसिल ना होते हो एक दूसरे से, जिनके चलते इनके पास में कुछ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होता है। When these materials are placed in external magnetic field, their dipole are aligned. That means the dipole of individual atom or molecule will align in a particular direction. So that's why the total dipole moment of the specimen will become non-zero. यहां पे डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल का तो था, बट पूरे स्पेसिमेन की अगर बात की जाए तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाता था? जीरो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे, इंडिविजुअल एटम्स के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि दीज आर नॉट अलाइंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट इन केस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, these dipoles are aligned in a particular direction, so the net dipole moment will be non-zero. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, जनरली हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड एट लो टेम्परेचर इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है उसको हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं। अभी हम इसी के अंदर क्यूरी लॉ स्टडी करते हैं पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ही। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। क्यों होता है H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि ये जनरली मैग्नेटिज्म को यानी उनके डायपोल मोमेंट को इंक्रीज करता है, उनके मैग्नेटाइजेशन को इंक्रीज करता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा उसका मैग्नेटिज्म रिड्यूस होगा, ठीक है। सो बेसिकली हम इन दोनों पॉइंट से ये लिख सकते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी H/T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया C, जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। और H को यहाँ इनवर्सली हमने ले लिया M/H किया इज इक्वल टू C/T। M/H जो है यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था। तो ये क्या होता है, chi-M मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इनका रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज इक्वल टू C/T। सो दैट मींस जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मेटल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाउन होगा, ठीक है। ये ग्राफ बना रखा है H/T टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यहां पे आप देख रहे हो क्यूरी रीजन जो है वो कहां पे है, H/T और M के बीच में जो ग्राफ, ये जो चेंजिंग वैल्यू है ये यहां तक। उसके बाद में आप देख रहे हो M की वैल्यू सैचुरेट हो गई, सैचुरेशन रीजन में चला गया, जो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट उनका बन जाता है, ठीक है।
जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाती है उसको हम ms से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है जनरली पैरामैग्नेटिक्स का जो ओरिजिन है मेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस about the origin of ferromagnetism, which is also known as domain theory. देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डोमेन थ्योरी सबसे पहले सजेस्ट की थी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो खास करके आयरन, कोबाल्ट, निकल की हमने बात की थी, एल्निको एलॉय में हमने बात किया था एल्निको। सो ये मटेरियल ऐसे हैं जिसमें होता क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिना जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स का, एक लार्ज रीजन में, स्पेसिमेन के अंदर एक लार्ज या माइक्रोस्कोपिक रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसको कि हम डोमेन भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई स्पेसिमेन है और इसमें जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो हर एक एटम या मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट बना लेता है, जिसको इस रीजन को हम फिर क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, बट हर एक डोमेन की एक अगर लिमिट है कि वो जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जरूर अलाइन होंगे। लेकिन अगर हम पूरे स्पेसिमेन की बात करें तो उसमें जितने भी डोमेन्स हैं उनका नेट डायपोल मोमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि ऑल डायपोल्स, अगर डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल डोमेन्स की अगर हम बात करें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। सो विदाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो नेट डायपोल मोमेंट है ड्यू टू दिस ऑल डोमेन्स, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक डोमेन्स का साइज अकॉर्डिंग टू वेन्स 1 mm के अराउंड होता है, जिसमें अप्रोक्स 10⁻11 एटम होते हैं। अप्रोक्स 10⁻11 एटम्स उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें अलाइनमेंट जो है डोमेन्स की किस तरीके से होता है, वो दो मेथड से हो सकते हैं, और वो मेथड कौन से हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन्स, एंड सेकंड वन इज दी बाय रोटेशन ऑफ डोमेन्स। अब बाय डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि कुछ डोमेन्स किसी डायरेक्शन में, कुछ कैसे, कुछ कैसे और कुछ कैसे, उनकी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि उनका नेट डायपोल मोमेंट विदाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि इसमें जो डायपोल मोमेंट है, ये जो डोमेन बन रहा है, इस डोमेन की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ है, ये टॉप टू बॉटम है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ये बॉटम टू अप जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाता है, जीरो। अब अगर हम बात करें वीक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन था वो धीरे धीरे अपना रीजन बढ़ा लेता है। ठीक है, उसका डोमेन का साइज भी बढ़ता चला जाता है, जो आसपास के डोमेन है उनके डायपोल मोमेंट भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, डोमेन का साइज बढ़ जाता है। तो ये कहने का मतलब, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो बाय रोटेशन मेथड जितने भी डोमेन्स है उन सारे डोमेन्स के डायपोल मोमेंट भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। और जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, जो जितने भी डोमेन्स हैं उनका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा। इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, बट वीक है फील्ड, इसीलिए डायपोल मोमेंट भी वीक होगा। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या होगा कि जो डायपोल्स, जो डोमेन्स हैं, they will align their self according to the applied magnetic field. So this is what about the origin of magnetic materials, that is diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. I hope you enjoy the lecture. और अभी तक हमने नॉन स्टॉप जो है सिर्फ पढ़ा है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं।
क्या पोर्शन आपको वीडियो का बहुत अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट करें, और कौन सा पोर्शन जो है आपको समझ नहीं आया वो भी जरूर करें वीडियो में। ये कमेंट अगर आप डालते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। सो आई होप कि आप शेयर करोगे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।